आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, और आप सभी का दिल खोल के स्वागत है मेरे भाई हमारे इस YouTube परिवार में आने के लिए। तो आज की जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं मेरे भाई ना, वो पूरी की पूरी वर्णमाला पे आधारित हमारी क्लास होने वाली है। और एक बात अपने दिमाग में एक रख लीजिएगा मेरे भाई कि यदि हमको वर्णमाला नहीं समझ में आती है ना, इसका मतलब आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता है। यानी कहा जाता है मेरे भाई ना कि जो वर्णमाला चीज होती है ना, ये हमारी एक नींव होती है। यानी यहीं से हमें पता चलता है कि वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों का विभाजन किस तरीके से होता है, व्यंजनों का विभाजन किस तरीके से होता है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, बहुत सारे व्यंजन होते हैं। ये हमें देखो ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जब तक हम इनके बारे में पूरी अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे तब तक हम हिंदी के कितने भी बड़े विद्वान बन जाएंगे, जब तक हमें वर्णमाला समझ में नहीं आएगा तब तक हम हिंदी की अच्छी ज्ञानी नहीं हो सकते। ठीक है, और यकीन मानना मेरे भाई, जब ये क्लास पूरी खत्म होगी उस समय आप देखना, आपका कोई भी एग्जाम होगा उसमें 100 के 100% आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ये क्लास में पूरी टॉपिक के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा कोई कंसेप्ट और टॉपिक नहीं होगा जिसे मैं छोड़ दूंगा। यहां तक ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ये हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हिंदी है, ठीक है, जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था 26 जनवरी 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, जैसे में सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 8 भाषाएं जोड़ दी गई हमारे संविधान में। इसलिए टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन हमारी हिंदी उस संविधान में भाषा नहीं है। एक ही बात ध्यान से समझिएगा कि संविधान में हमारी हिंदी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान जो हमारी हिंदी भाषा है वो राजभाषा है। ठीक है, चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही छोटा सा चीज लिखा हूं, वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला होता क्या है मेरे भाई, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। तो वर्णमाला में आपको एक चीज देखना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और आप सभी लोग पूछोगे भैया कि ये वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग पूछोगे कि भैया ये वर्ण क्या होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन आप सभी लोग पूछोगे भैया कि ये वर्ण क्या होते हैं। लेकिन वर्ण को समझने से पहले आप एक और शब्द सुनते होंगे, अक्षर किसे कहते हैं। तो हम आज ये सबसे पहले सीखेंगे कि अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होते हैं। बड़ा ध्यान से मेरे भाई सुनिएगा और एक एक चीज को मेरे संग नोट करिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा कि अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होता है। ऐसे आप एक टॉपिक लिखिएगा कि अक्षर और वर्ण में मेरे भाई अंतर क्या होता है। अक्षर किसे कहते हैं कि मुख से निकली हुई वह ध्वनि जो आसमान में व्यक्त हो जाए और जिसे कोई भी सुन सकता है उसे अक्षर कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसे हम लिख सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। तो मेरे संग आपको लिखना है मेरे भाई, क्या लिखना है आपको कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं मेरे भाई, मुख से निकली हुई, मुख से निकली हुई, मेरे भाई आपको लिखनी है मुख से निकली हुई वह ध्वनि, वह ध्वनि, मुख से निकली हुई वह ध्वनि जो आसमान में व्याप्त हो जाए, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, कितना भी दूर हम बोल सकते हैं, वो हमारा अक्षर कहलाता है। वह ध्वनि जो आसमान में व्याप्त हो जाए, कोई भी सुन सकता है, व्याप्त हो जाए, वो मेरे भाई कहलाता है अक्षर। और अक्षर को कोई भी सुन सकता है, अक्षर को मेरे भाई कोई भी सुन सकता है। ठीक है, ऐसे लिखना, अक्षर को कोई भी सुन सकता है। और मेरे भाई जो वर्ण है ना, ध्यान से देखना, वर्ण हम किसे कहते हैं। तो यहां पे आप लोग ध्यान से समझना, वर्ण को हम लोग कहेंगे मुख से निकली हुई वह ध्वनि, मुख से निकली हुई वह ध्वनि, वह ध्वनि जिसे हम लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होता है, तो कभी आप कंफ्यूजन होंगे, तो बोलोगे ना भैया ऐसा अब हमारे संग नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है और भाषा की सबसे छोटी लिखित मौखिक इकाई क्या है।
बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? लिखित इकाई क्या है? तो मेरे भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हमारे पास होती है, वो है वर्ण। वो है हमारे पास क्या? वर्ण होता है, ठीक है। अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ, ये भाषा की सबसे छोटी वर्ण इकाई होती है, लिखित इकाई होती है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेरे भाई, यहीं पे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? मौखिक का मतलब होता है मेरे भाई जो मुंह से बोला जाता है, लिखित का मतलब होता है जिसे हम लिख देते हैं। तो मौखिक इकाई मेरे भाई क्या होती है? सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है मेरे भाई? ध्वनि होती है। ध्वनि से भी क्या कोई छोटा हो सकता है? बोलोगे ना भैया, ध्वनि तो सबसे छोटी है, ध्वनि से छोटा कोई नहीं हो सकता। और वर्ण से भी कोई छोटा हो सकता है, अ से भी कोई छोटा हो सकता है, कौआ क से भी कोई छोटा हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है, वो सबसे छोटी इकाई होती है। तो मेरे भाई भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हमारी वर्ण होगी, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जिसे हम बोल के व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारे क्या होगी? अक्षर होगी। इतनी सी बात आपको समझ में आई तो बोलोगे हाँ भैया इतना हमको समझ में आ गया। आगे देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ मेरे भाई, सबसे पहले इसे नोट करिए, फिर मैं आगे के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको और सिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां तक हो गया तो बोलोगे हाँ भैया हमको अच्छी तरीके से समझ में आया। मेरे भाई आगे देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 52 है, ठीक है। मेरे भाई जो वर्णों की संख्या है, जो कुल वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, वो कितने हैं मेरे भाई? तो कुल वर्ण है मेरे भाई कितने हैं? टोटल के टोटल 52 वर्ण है। इसी 52 वर्णों को कई प्रकार में बांटा गया, जैसे में मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि 52 में जो 11 है वो हमारे क्या होते हैं मेरे भाई? स्वर होते हैं। इसी 52 में 33 हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इसी 52 में 11 हमारे स्वर होते हैं, 33 हमारे कितने होते हैं मेरे भाई? व्यंजन होते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि आयोगवाह कितने होते हैं, तो 2 आयोगवाह होते हैं, 2 आयोगवाह होते हैं। और मेरे भाई इसी 52 में, ठीक है, इसी 52 में 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इसी 52 में मेरे भाई आप पूरा टोटल जोड़ दोगे तो 2 शेष बच जाएंगे, जिसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब सबको मेरे भाई जोड़ दो, 4 2 6 2 8, 8 और 11 19, और 19 और 8 और 11, ठीक है 19, 19 में 33 जोड़ दोगे मेरे भाई तो ये टोटल हो जाएंगे 2 52। तो टोटल मेरे भाई कितने हो गए? ये 52 हो गए। 52 में हमारे पास 11 स्वर होते हैं, आप सभी को पता है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कोई आपसे पूछे आयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। सभी के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम सबके मान लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, स्वर कितने कितने होते हैं? जो 11 स्वरों की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें हम सुनेंगे अ होते हैं, आ होते हैं, ई होते हैं, दीर्घ ई होते हैं, उ होते हैं, दीर्घ उ होते हैं, री होते हैं, ए होते हैं, दीर्घ ए होते हैं, ओ होते हैं और अ होते हैं, ठीक है। ओ होते हैं और अ होते हैं, अंग और अ नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बात समझ में आ रही है। अगर हम मैं आपसे पूछूं कि व्यंजन कितने होते हैं, तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है? 33 होती है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। 33 कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान से देखिए, क ख। देखो मेरे भाई मैं ये जानता हूं कि आपको ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से जिसको सब कुछ समझ में आ जाए, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ठीक है। ट ठ ड ढ टुपायण, ठीक है। अड़ इसको कहते हैं। त थ द ध न, फिर होते हैं प ह ब
भ म। फिर होते हैं य र ल व, ठीक है। फिर होते हैं फिर स, ठीक है। फिर होते हैं क्या चीज, स स स स स स। फिर होते हैं स, फिर होते हैं क्या चीज, ह। स स स ह। तो मेरे भाई काउंट करना कितने हैं, 5 5 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 50 25, 26 27 28 29 30 31 32 33। तो टोटल हमारे पास व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 33 होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आयोग वाह कितने होते हैं। तो मेरे भाई आयोग वाह की संख्या कितनी होती है, 2 होते हैं। और आयोग वाह हमारे कौन कौन होते हैं, आप सभी को पता है। आयोग वाह हमारे होते हैं अंग और अह। क्या होते हैं मेरे भाई, अंग और अह होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आयोग वाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आयोग वाह कौन कौन होते हैं, अंग और अह होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 व्यंजनों से जो मिल के बने होते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 4 है। जैसे में हम लोग सीखे क्या आगे, 6, ठीक है। हम लोग क्या सीखते हैं, छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ स्र। आपने ये नाम सुना होगा। तो ये जो मेरे भाई बने होते हैं ये 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं। यदि मैं छ की बात करूं, ठीक है, छ की बात करूं तो इसमें आधा क प्लस एक पूरा स बना होता है। इन दोनों व्यंजनों से मिलकर हमारा छ बना होता है। यदि मैं त्र की बात करूं तो आधा त और र से मिलकर हमारा क्या बना होता है, त्र बना होता है। यदि मैं ज्ञ की बात करूं तो ज प्लस इ से, ज प्लस इ से हमारा ज्ञ बना होता है। यदि मैं स्र की बात करूं तो यहाँ पे स, आधा स प्लस र, स प्लस र से हमारा क्या बना होता है, सर बना होता है। तो मेरे भाई छ त्र ज्ञ, ज्ञ को हम लोग ज्ञ कहते हैं, ज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं, ज प्लस ज्ञ, और स्र को हम लोग स प्लस र कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं मेरे भाई, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन होते हैं, अंग, ऐसे देखो बिंदु लगा देना, और ये ढक्कन ढके नीचे ऐसे आपको बिंदु लगा हुआ मिलेगा। आगे मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तो हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये अयोगवाह है, ये संयुक्त व्यंजन है। जो 2 या 2 से व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन जिसके नीचे अड़ंग मिला था, ये अरबी और फारसी में ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये मोटा मोटी आपको सिखाया हूं कि इतने मेरे भाई मान होते हैं। समझ में आया, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई सबसे पहले इसे नोट करिएगा, फिर में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक हुआ, बोलोगे हाँ भैया। देखो मेरे भाई, हिंदी में जितना आप बेसिक कंसेप्ट को सीख रहोगे, जितना आप हिंदी के बारे में नॉलेज रखोगे ना मेरे भाई, ये हमारी भाषा है, ये हमारी राज्य भाषा है, इसको हमें अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है। और इससे ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, आप सभी को पता है कितने सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम एक एक चीजों को मेरे भाई बढ़िया तरीके से सीखेंगे। जब एक ही बार कहीं सीख रहे हैं मेरे भाई, तो सारे चीजों को हम सीख लें। मेरा प्रश्न ये रहता है मेरे भाई, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा कंसेप्टेबल हो, पूरा तरीके से हो, और ऐसा पढ़ाऊं कि आपको कहीं दोबारा ढूंढने की कोशिश ना करें, ठीक है। जो मैं मान आपको लिखा रहा हूं मेरे भाई, वो सब के सब करेक्ट है, इस बात का निसंदेह रहिएगा। और जो भी पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल लॉयल पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे मैं आपको बताता हूं कि जो आपको अंतरराष्ट्रीय अंक लिखने को मिलते हैं वो आपको कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि अंतरराष्ट्रीय अंक आपको लिखना है, अंतरराष्ट्रीय अंक, तो आप कैसे लिखोगे मेरे भाई, आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन हिंदी भाषा की जो लिपि है ना, हिंदी भाषा की जो लिपि है ना, वो देवनागरी है। हिंदी भाषा की जो लिपि है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि हिंदी भाषा की लिपि कैसी है, देवनागरी है। तो हिंदी भाषा की लिपि में हम लोग कैसे लिखते हैं, बचपन में आप लोग सीखे होंगे, देवनागरी लिपि, देवनागरी से या नागरी भी कहते हैं। तो देवनागरी अंक हम लोग कैसे लिखते हैं, आप 1 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा मेरे पे। 1 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 3 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 4 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 5 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 6 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 7 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 8 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 9 को हम लोग मेरे भाई ऐसे लिखते हैं, और 10 को हम लोग ऐसे लिखते हैं।
क्या मेरे भाई आप लोग ऐसा कभी लिखे हो? ये है देवनागरी लिपि में हम लोग अंकों को इस तरीके से लिखते हैं। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तब आपको ये समझ में आएंगे। अगली बात देखिए मेरे भाई, हम लोग की जो लिपि है ना, लिपि किसे कहते हैं पहले ये समझिएगा। लिपि किसे कहते हैं, ठीक है, लिपि किसे कहते हैं ये बात देखिएगा ध्यान से। किसी भाषा को लिखने का तरीका, लिपि क्या कर सकते हैं? किसी भाषा को लिखने का तरीका, लिखने का तरीका वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई? लिपि कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मेरी बातें ध्यान, तो लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लिपि कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग हिंदी जिस भाषा में लिखते हैं उसे हम कहते हैं देवनागरी लिपि। जो पंजाबी लिखते हैं ना उसे हम कहते हैं गुरुमुखी लिपि। जो अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं ना उसे हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में को हम रोमन पद्धति में लिखते हैं। ठीक है, रोमन अंक आपने नाम सुना होगा, एक ऐसे बनाते हैं, दो ऐसे बनाते हैं, उसे हम रोमन पद्धति में लिखते हैं अंग्रेजी भाषा को। और उसके बाद जो उर्दू भाषा लिखी जाती है ना वो अरबी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई हर एक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। मेरे संग आप लोग ध्यान से लिखिएगा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है। कौन सी मेरे भाई? देवनागरी है। ठीक है, जो पंजाबी भाषा की लिपि है, आप सभी को पता है कि जो पंजाबी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी है। ठीक है, कौन सी मेरे भाई? गुरुमुखी है। जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है वो मेरे भाई क्या है? रोमन है। क्या है? रोमन पद्धति है। और उसके बाद जो उर्दू भाषा की लिपि है वो अरबी और फारसी है। वो क्या मेरे भाई? अरबी और फारसी। यहां तक आपको बात समझ में आया तो बोलोगे हाँ भैया। अगली हेडिंग हम लोग सीखते हैं मेरे भाई, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये तो रहा हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट। अब हम लोग सीखेंगे कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। आप सभी को पता है कि स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो स्वर कहते किसको ये भी पहले जानिए। स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, स्वर किसे कहते हैं, यहां पे अंग्रेजी में मत लिख देना मेरे भाई वॉवेल। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं लिखना वे वर्ड जिनका उच्चारण, वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, वे स्वर कहलाते हैं। सबसे आसान परिभाषा है मेरे भाई, वे स्वर कहलाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। और आप सभी को पता है कि स्वर कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। जैसे हो गया अ, ई, उ इत्यादि। मेरे भाई क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है, यानी अ को हम लोग स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, ई को हम लोग स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, उ को हम लोग उ से भी छोटा कोई हो सकता है नहीं, ये जहां भी रहेंगे मेरे भाई स्वतंत्र रूप से रहेंगे, इनकी किसी सहायता नहीं होगी। ये वर्ण किसी की सहायता से नहीं लिखे जा सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि क लिखना है आपको, तो आप क कैसे लिखोगे मेरे भाई? क को ऐसे लिखोगे, क धन अ लिखोगे। तो मेरे भाई क हमारा क्या है? ये एक व्यंजन है। जब भी हम व्यंजन लिखेंगे उसमें स्वर की आवश्यकता होगी। जब भी हम कोई व्यंजन लिखेंगे, ये हमारा क्या है मेरे भाई? व्यंजन है। और ये हमारा क्या है? स्वर है। ठीक है, तो जब भी हम कोई व्यंजन लिखेंगे उसमें स्वर की आवश्यकता होगी। लेकिन अकेला यदि स्वर हम लिखेंगे तो उसमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो वे स्वर कहलाते हैं। स्वर को लिखते समय किसी की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखना मेरे भाई, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं लिखना वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी होती है, स्वरों की सहायता लेनी होती है। ये स्वतंत्र नहीं होते, स्वरों की सहायता लेनी होती है, लेनी होती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी होती है। एग्जाम्पल में आप मेरे भाई दे सकते हो, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया। अब ये सबको मेरे भाई तोड़ के देख लो एक बार। इसमें जो बना है ना क, ऐसे बोलिए आप लोग क, तो देखिए क में अ आ रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे का,
तो क में आ आ रहा है, आप बोलेंगे की तो क में ई आ रहा है, आप बोलेंगे कु तो क में उ आ रहा है। यानी जब भी कोई व्यंजन बोलेंगे तो उसमें स्वर की जरूर आवश्यकता होगी, वो हमारा व्यंजन कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखना। इस क को यदि हम लिखेंगे तो लिखेंगे क, ऐसे हलंत बना देना। इसका भी मैं बात बताऊंगा, क धन अ। ठीक है, ख को आप क्या लिखोगे, ख धन अ। ग को क्या लिखोगे, ग धन अ। और घ को क्या लिखोगे, घ धन अ। आधा घ है, ये आधा घ है, ये आधा ख है, आधा क। तो मेरे भाई ये क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वे कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता लेनी होती है, तब वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको इसके और इसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज देता हूं कि ये क्या होता है और ये क्या होते हैं। एक एक चीज को मेरे भाई समझेंगे ताकि आपका कोई कंसेप्ट क्लियर हो, कोई कंसेप्ट बाकी ना हो। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले इसे नोट करिएगा, फिर मैं आपको कुछ अच्छी चीजें आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे देखना मेरे भाई, एक छोटा सा चीज है, इसको सबसे पहले अपने दिमाग में रखिएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, ये हमारा क है और इसमें एक हलंत लगा है, और ये एक हमारा क है जो पूर्ण है। ठीक है, ये जो क के नीचे यदि हलंत लग गया ना, तो ये वाला क हमारा क्या है मेरे भाई, आधा है। इस क को हम क्या कहेंगे, ये क आधा है। और यदि इस क के नीचे हलंत नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या है, पूरा है। ठीक है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि कहते हैं क, यानी हम कह सकते हैं कि हलंत लगने के बाद, हलंत लगने के बाद प्रकृति में अर्ध रूप है, प्रकृति में अर्ध रूप है। किसी भी वर्ड के नीचे यदि हलंत लग गया मेरे भाई, इसका मतलब समझ लेना कि वो प्रकृति में आधा रूप उसका है। प के नीचे हलंत लग गया, इसका मतलब आधा प है। मेरे नाम के नीचे हलंत लग गया, मतलब मेरा आधा है, आधा नाम है। ठीक है, ध्यान देना। तो किसी भी वर्ड के नीचे हलंत लगने के बाद वो प्रकृति में आधा रूप कहलाता है। और जब ये आधा होता है मेरे भाई, तो इसमें स्वर नहीं होता है। ठीक है, इसमें स्वर नहीं होता है, यही बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब ये आधा है मेरे भाई तो इसमें स्वर नहीं होता है। और जब ये पूरा है, पूरा है इसका मतलब जब हलंत नहीं लगा है, हलंत नहीं लगा है, नहीं लगा है, तो प्रकृति में पूर्ण रूप से पाया जाता है, पूर्ण रूप से पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से पाया जाता है। और इसमें मेरे भाई, इसमें क्या है, इसमें स्वर होता है। इसमें स्वर क्या होता है मेरे भाई, होता है। इस क को यदि हम तोड़ के देखेंगे तो क धन अ होता है, तभी मेरे भाई क्या बनता है, क बनता है। लेकिन अकेला यदि इसको हम ले लेंगे तो ये कभी भी मेरे भाई इसमें स्वर नहीं शामिल होता है। जब भी शामिल होगा इस पूर्ण क में ही हमारा आधा क और अ शामिल होता है, यानी स्वर शामिल होता है। तो जब भी पूरा हो तो वहां पे स्वर होता है, जब आधा हो तो स्वर नहीं होता है। यही बस आपको टॉपिक क्या करनी है मेरे भाई, याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, अब हम लोग सीखेंगे कि स्वरों का विभाजन किस तरीके से होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। आप मेरे भाई बोर तो नहीं हो रहे हो? एक बार ध्यान से देखना, मैं क्लासेस को एकदम आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फटाफट 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 बोलता जाऊं और वो मैं सारी चीजें आपको बताता जाऊं। ना आपको समझ में आएगी मेरे भाई, ना मुझे समझ में आएगी। मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा मेरे भाई, हर एक साथी को उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपको एक अच्छा सा नॉलेज हो जाए वर्णमाला में। ठीक है, अच्छी तरीके से आप ज्ञान ले लो। आपको कोई भी परीक्षा हो मेरे भाई, ध्यान देना, इस वर्णमाला का जानकारी यदि आपके पास है तो आप हिंदी के सबसे ज्यादा एक दिन मेरे भाई क्या होगे, ज्ञानी कहलाओगे। हिंदी में सबसे ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी, अन्यथा किसी के पास नहीं होगी। इसलिए मैं मेरे भाई आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन सारी चीजों को अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, तभी मैं क्लास में आपकी छुट्टी करूंगा। ठीक है, ध्यान देना। अगला चीज लिखना मेरे भाई, स्वरों के टोटल कितने प्रकार होते हैं। स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन, ये सारी चीजें हमें अलग अलग चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, वो मैं आपको एक ही जगह सिर्फ आपको छोटे छोटे चीजों में बता रहा हूं। तो सबसे पहले स्वरों का विभाजन हम लोग पढ़ेंगे मात्रा के आधार पे। किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे। मेरे भाई मात्रा के आधार पे स्वरों को तीन प्रकार से बांटा गया। ठीक है, मात्रा के आधार पे स्वरों को तीन प्रकार में बांटा गया। वो कौन कौन से है मेरे भाई, ह्रस्व स्वर, आपने नाम सुना होगा ह्रस्व स्वर, या इसको कहते हैं लघु स्वर, लघु स्वर, या इसी को कहते हैं हम लोग छोटा स्वर, या इसी को कहते हैं हम लोग एक मात्रिक स्वर।
एक मात्रिक स्वर। ठीक है मेरे भाई, जैसे ही आप छंद पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, या लघु स्वर क्या है, बड़ा स्वर क्या है। ये सब हमें छंद में पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको यहीं पे सबको समझा देता हूँ कि स्वर में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सारा चीज हम सीख ले। तो मात्रा के आधार पर मेरे भाई तीन प्रकार से होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, या एक मात्रिक स्वर। चारों का एक ही नाम है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा प्रकार है मेरे पास दीर्घ स्वर, या इसको कहते हैं बड़ा स्वर, बड़ा स्वर, या इसको कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं मेरे भाई, द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा स्वर है मेरे भाई दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर। तीसरा स्वर है हमारे पास मेरे भाई प्लुत स्वर। इसको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। अब एक चीज आपके समझ में आ रहा होगा मेरे भाई कि ह्रस्व स्वर में स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है। तो मेरे भाई जो लघु स्वर होते हैं, जो छोटे छोटे स्वर होते हैं, जो छोटा स्वर होता है, जो एक मात्रिक स्वर होते हैं, उनकी संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। तो कुल संख्या मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कौन कौन सी होगी, अ, ई, उ, री, ये टोटल 4 हो गया। ठीक है, दीर्घ स्वर में टोटल कुल संख्या ऐसे आप लिख दो, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हमारे पास 4 क्या है, 1 2 3 4। जैसे अ हो गए, ई हो गए, उ हो गए, और री हो गया। अब इसके छोड़ने के बाद जो भी मेरे पास बच रहा है मेरे भाई, वो सब क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे क्या हो गया, आ, ई। इसकी कुल संख्या कितनी हो गई, इसकी कुल संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, कौन कौन सी है, तो आप बोल देना भैया आ हो गई, यहां से बोल देना ई हो गई, यहां से बोल देना उ हो गया, बड़ा उ। ठीक है, बड़ा उ हो गया, यहां से हो गया ए हो गया, ए हो गया। ठीक है, ओ हो गया, और क्या हो गया मेरे भाई, ओ हो गया। ठीक है, और प्लुत स्वर मेरे भाई ध्यान से देखना, प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं होती है। जो प्लुत स्वर होते हैं ना, वो दीर्घ स्वर से 2 समय लेते हैं और ह्रस्व स्वर से 3 गुना स्वर लेते हैं। जैसे मेरे भाई आपने एक नाम सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा जैसे ओम, ओम। ठीक है, तो ये जो ओम दिख रहा है ना, ये समय लेता है। ओम, आपने नाम सुना होगा ओम या राम, कहीं आपने नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता है मेरे भाई, जो ये बीच में अंग होता है ना, ये समय ज्यादा लेता है, इसलिए हम इसे प्लुत स्वर में रखते हैं। ठीक है, आप इसका बस सिर्फ एग्जाम्पल लिख देना, ओम, या क्या कह देना, राम। ठीक है, और आप यहाँ पे ये लिख देना कि प्लुत स्वर दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लेते हैं। प्लुत स्वर जो होते हैं वो दीर्घ स्वर व लघु स्वर से ज्यादा समय लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मेरे भाई, ज्यादा समय लेते हैं। जो प्लुत स्वर होते हैं ना, वो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लेते हैं और लघु स्वर से 3 गुना समय लेते हैं। इसलिए मेरे भाई आप सुनोगे ना, कभी भी आप सुनोगे मेरे भाई, कहीं भी आप सुनोगे, हम लोग ऐसे ओम राम कह देते हैं, लेकिन जब आप इसे उच्चारण करोगे ना, तो ओम, ये समय लेते हैं। जो बीच वाले शब्द होते हैं ये समय लेते हैं, प्लुत स्वर करते हैं। अब ये बात ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसके दर्शन चिन्ह कितने होते हैं, दर्शन चिन्ह से कह सकते हैं या गिनती चिन्ह कह सकते हैं, गिनती चिन्ह। तो इसके गिनती चिन्ह कितने होते हैं आप सभी को पता है। जब हम छंद पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि अ, ई, उ, री को हम लोग 1 से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको 1 गिनते हैं। अच्छा मेरे भाई, इसके दर्शन चिन्ह कितने होते हैं, दीर्घ स्वर के कितने दर्शन चिन्ह होते हैं, दर्शन चिन्ह। तो दीर्घ स्वर के दर्शन चिन्ह मेरे भाई आप सभी को पता है कि दीर्घ स्वर के दर्शन चिन्ह हमारे पास कितने होते हैं, एस होते हैं, यानी एस को हम लोग 2 गिनते हैं। एक को हम लोग 1 गिनेंगे, एस को हम लोग 2 गिनेंगे। ठीक है, प्लुत स्वर का कोई दर्शन चिन्ह नहीं होता है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, मेरी बातें ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपके एक सामने बात बोलता हूं, क, ठीक है, और क में दर्शन चिन्ह कितने होते हैं, हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, मैं जो बात बोल रहा हूं इसमें ध्यान देना। इस क को विच्छेद करो, क को विच्छेद करेंगे तो क, धन क्या होगा, अ होगा। तो जो अ का मात्रा होगा ना मेरे भाई कितना होगा, 1 होगा, यानी क में टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम छंद पढ़ेंगे तब आप वहां पे पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हमेशा बस यहाँ पे आपको नोट करना है ना, ऐसे आप लिख देना, नोट करना है आपको कि हमेशा जो हम लोग छंद लिखते हैं ना, जो मात्रा का गणना करते हैं वो स्वरों के आधार पे करते हैं, ना कि व्यंजन के आधार पे।
हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम अपने परीक्षा में पढ़ रहे थे, जब हम अपने एग्जाम दे रहे थे, यानी जब हम अपनी हिंदी के पेपर दे रहे थे, तो उसमें हम क्या हुआ था, मान लेते हैं हमारे पास एक शब्द है कमला, ठीक है, कमला। इस कमला का मुझे छंद ज्ञात करना है, 1 1 2 ऐसे ऐसे लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ मात्रा है, यहाँ पे लघु और यहाँ पे लघु मात्रा है। इसका उच्चारण कैसे होता है, इसका उच्चारण, इसका जो छंद लिखने की प्रक्रिया होती है मेरे भाई, वो स्वरों के आधार पे होती है। हालांकि इसको हम छंद में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि हमेशा मेरे भाई जो स्वर होते हैं, इन्हीं के आधार पे मात्राओं की गणना की जाती है, व्यंजन के आधार पे मात्रा की गणना नहीं की जाती। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखना, यदि मैं आपसे कहूं का, यदि मैं आपसे कहूं का, ठीक है, तो का को हम लोग क्या लिखेंगे, क धन आ लिखेंगे। अब ये आ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दीर्घ मात्रा है, दीर्घ मात्रा के लिए इसका क्या चिन्ह होगा, एस होगा, यानी का मेरी मात्रा क्या होगा मेरे भाई, एस होगा। और यहाँ पे अ का मात्रा क्या होगा मेरे भाई, एक होगा। यानी नोट में लिखना कि स्वरों के आधार पर, स्वरों के आधार पर, ठीक है, स्वरों के आधार पर ही हम लोग छंद की गणना करते हैं, यानी मात्राओं की गणना करते हैं। स्वरों के आधार पर मात्राओं की गणना करते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं, गणना करते हैं। अब आप मेरे भाई बताइए कि हम लोग को कितना अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है, मात्रा के आधार पे स्वर भी कितने प्रकार से बटेंगे। अब आप बताइए कि मुझे कितना अच्छा सर ये लग रहा है कि नहीं। हमने आपको ये भी बता दिया कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जब आप छंद पढ़ने जाओगे या मेरे से ही जब आप छंद पढ़ोगे, तो वहां पे आप देखना इसी छंद को मेरे भाई वहां पे कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। कोई भी मेरे भाई तैयारी कर रहा हो, 9th में आप हो, 10th में आप हो, 11th में आप हो, 12th में आप हो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे रहे हो मेरे भाई, आपका ये चीज जब आपका मजबूत रहेगा ना, आप यहां से ढेर सारे नंबर लेके आओगे, आप औरों से कई जाना आगे रहोगे, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप सबको समझ में आए जो चीज मैं बता रहा हूं। तो ये हमने स्वरों का विभाजन कहां से किया है, मात्रा के आधार पे, ठीक है। और ये मेरे भाई ध्यान देना, ये वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में सिर्फ आपको स्वर बताऊंगा, पार्ट 2 में आपको व्यंजन बताऊंगा, ठीक है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, इनकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कैसे इनकी ट्रिक को हम जानेंगे। ये देखो मेरे भाई सब कुछ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कुछ और बताता हूं, ये मात्रा के आधार पर हो गया, और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि जाति के आधार पर कितना होता है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मेरे भाई जो स्वरों का विभाजन है ना, वो जिह्वा के आधार पर, जिह्वा का मतलब जीभ, जिसे जिह्वा मतलब आज हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग लिख देना, जिह्वा का मतलब होता है जीभ। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे मेरे भाई, जिह्वा का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जीभ होता है, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, अ से लेके अ तक लिख देते हैं, अ, आ, ई, दीर्घ ई, ओ, दीर्घ उ, री। जिह्वा में री नहीं आता, ठीक है, उ, फिर भी हम लिख लेते हैं री, ए, ओ, औ, ठीक है। ध्यान से देखना, जिह्वा के आधार पे तीन प्रकार से विभाजन होता है। एक हमारा है अग्र स्वर, जो जीभ के अगले हिस्से में आए। एक है हमारे पास मध्य स्वर, जो जीभ के मध्य हिस्से में आए। और एक हमारे पास है मेरे भाई मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर किसे कहते हैं मेरे भाई, वे वर्ण, वे स्वर जो जीभ के अगले हिस्से में उच्चारण हो, अगले हिस्से, वे स्वर जो जीभ के अगले हिस्से, वे वर्ण जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हो, ठीक है। मध्य स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण, वे स्वर जो जीभ के, अब इसकी परिभाषा तो आप लिख लोगे मेरे भाई, वे स्वर जो जीभ के मध्य भाग में उच्चारित हो, ठीक है। और यहां पे पश्च स्वर की बात हम करेंगे तो लिखेंगे वे स्वर जो जीभ के
जो जीव के, ठीक है, पश्च भाग में, मेरे संग आप लोग लिखते रहिएगा, पश्च भाग में उच्चारित हो, पश्च भाग में उच्चारित हो। अग्रस्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। कौन कौन से हैं? ई, ई, ए, आप बोल के देखिए, ये आगे आते हैं। ई जीभ के अगले हिस्से में स्वर निकलते हैं, ई, ए। और सबसे बीच में जो निकलता है पश्च स्वर, उसकी संख्या 1 है, वो हमारा क्या है? अ है। तो ये हमारा सबसे मध्य स्वर है, बीच में, जिह्वा के आधार पे सबसे बीच में आता है, अ, बीच में आता है, ठीक है। पश्च स्वर में क्या है? अब इन सबको छोड़ के जो भी है वो पश्च स्वर में, जैसे देखो यहाँ पे ई, ए है, तो ई और ए हमने लिख लिया है, और यहाँ पे हमने अ लिख लिया। बाकी जो बच गए हम क्या लिखेंगे? पश्च स्वर में, जैसे आ। एक बार बोल के देखो मेरे भाई, ये पीछे आपके जीभ में आएंगे, ऊ, ये भी पीछे से आ रहे हैं, बड़ा ऊ, ठीक है, और उसके बाद ओ, और उसके बाद ओ। तो इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। इसकी संख्या टोटल कितनी है? 1 हो गई। इसकी टोटल संख्या कितनी है? 4 हो गई। तो अग्र स्वर की संख्या कितनी मेरे भाई? 4 है। मध्य स्वर की संख्या कितनी है? 1 है। और पश्च स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। कब? जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीभ के आधार पे, यानी जिह्वा के आधार पे मध्य स्वरों की संख्या कितनी है, या ऑप्शन में दे सकता है कि आ या ओ पश्च स्वर है कि मध्य स्वर है कि अग्र स्वर है कि कौन सा स्वर है, ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। क्लियर हो गया मेरी बात? आगे देखिए, हम लोग अगली बात करते हैं स्वरों के विभाजन में जाति विभाजन का, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बोलोगे हाँ भैया, हमको यहाँ तक पूरा अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, वो मुख खुलने के आधार पे। जैसे देखिए, विवृत, अर्धविवृत, समवृत, अर्धसमवृत, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में उठते हैं। ये भी आप मेरे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? मुख खुलने के आधार पे, मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। मेरे संग आप लोग नोट करते रहिएगा। पहला है विवृत स्वर किसे कहते हैं? विवृत स्वर किसे कहते हैं? दूसरा है, ठीक है, अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? तीसरा है संवृत स्वर किसे कहते हैं? संवृत स्वर किसे कहते हैं? और चौथा है अर्ध संवृत स्वर किसे कहते हैं? यहां पे ढेर सारा कंफ्यूजन होता है, बस आप ध्यान से देखिएगा। विवृत स्वर में क्या होता है मेरे भाई कि मुख, जो हमारा मुख होता है, ठीक है, जो हमारा मुख होता है, विवृत स्वर में जो हमारा मुख होता है वो पूरा खुला होता है, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई? मेरा मुख क्या होता है? पूरा खुला हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे मुख क्या होता है? आधा खुला हुआ होता है। और यहाँ पे मेरे भाई क्या होता है? समृद्ध स्वर में क्या होता है कि मेरा जो मुख है वो लगभग खुला, मेरा मुख लगभग बंद होने वाला होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो मुख होता है वो आधा बंद हो गया होता है, आधा बंद हो गया होता है। जैसे मेरे भाई ध्यान देना, विवृत स्वर में क्या होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा विवाह। तो विवाह में क्या है? विवृत, और विवृत में क्या हो गया? विवाह, वाह में क्या है? आ है। तो विवृत स्वर में हमेशा ध्यान दीजिएगा क्या होता है? आ होता है। विवृत स्वर में क्या होता है? हमेशा आ होता है, ठीक है। विवाह में सबको लेके आना, इसको देखिए, सबको लेके आना, इसका मतलब होता है सबको लेके आना। किसको किसको लेके आना? ई को भी, ऊ को भी। सबको लेके आना का मतलब ई को भी, ऊ को भी, ठीक है। सबको लेके आना का मतलब क्या हो गया? ई को भी, ऊ को भी, मतलब ई को भी लेके आना और ऊ को भी लेके आना, ठीक है। सबको लेके आना, क्या करना मेरे भाई? सबको लेके आना। लेकिन विवाह में क्या हुआ कि आधे आए। जब विवाह में आधे आए तो पूछा गया कि ए ओ कहाँ है? पूछा गया कि ए ओ कहाँ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो ए और ओ है, ए और ओ है वो हमारे पास होगा अर्ध समृद्ध स्वर, यानी मुख आधा बंद होगा, ए ओ, आधा मुख बंद हो जाएगा, ए ओ,
और यहाँ पे मुख लगभग बंद होने वाला होगा, ई ई ओ ओ, ठीक है। और यहाँ पे अर्ध विवृत स्वर में मुख खुला होगा। अभी इसको छोड़ के जो बचा होगा मेरे भाई वो इसमें आ जाएगा। जैसे देखो आ हो गया हमारा, ठीक है, ई ऊ हो गया, तो ई ऊ हो गया, ठीक है। री तो होता नहीं है, और ए के बाद ओ हो गया, ए के बाद ओ हो गया, तो हमारे पास बच गया अ ए ओ। क्या बच गया मेरे भाई? ए। के बाद क्या बच गया मेरे भाई? के बाद क्या बच गया? ए बच गया, और उसके बाद बच गया, ठीक है। ए ओ, ठीक है। ये बात मेरे भाई ध्यान देना। और ये मेरे भाई स्टार लगाने ला सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मेरे भाई यहीं पे होता है। एग्जाम में क्या होता है ना कि अर्ध विवृत समृत में चला जाता है, अर्ध समृत विवृत में चला जाता है। इसलिए बस आपको ध्यान देना है, ऐसे लिखना है, विवाह मतलब आ, सबको लेके आना मतलब ई को भी लेके आना है, ऊ को भी लेके आना है, और आधे आए तो पूछा गया कि ए ओ को लेके आना। और जब सब कुछ हो गया मेरे भाई जो बच गया हम यहाँ पे लिख देंगे ए ओ, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अगली कंसेप्ट को सीखिए मेरे भाई। स्वरों के विभाजन में मुख खुलने के आधार पे, इसके बाद हम सीखेंगे जाति विभाजन के आधार पे, ठीक है। आगे देखना मेरे भाई, ऐसे स्टार बनाना, ठीक है। र का रूप 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से हम र को लिख सकते हैं? तो र का मेरे भाई एक होता है सामान्य रूप। र का क्या होता है? एक सामान्य रूप होता है। र का एक रेफ रूप होता है, ठीक है। और र का एक पदेन रूप होता है। अब ये क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखना। सामान्य रूप का मतलब इसमें र हमारा एकदम सामान्य तरीके से होगा, जैसे रमेश, राकेश, रंजीत, तो ये र हमारा एकदम सामान्य रूप है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। रेफ रूप में क्या होता है कि र इसमें हमारा आधा होता है। ये र इसमें ध्यान, पहले ये समझिए कि रेफ रूप क्या होता है। जैसे देखिए कर्म हो गया, कर्म में हमारा ऊपर चला गया आधा, ये आधा र होता है, ठीक है। इसमें देखिए पढ़िए, कर्म को यदि विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है, क, ठीक है, धन र, धन म, ऐसे होगा कर्म। तो ये हमारा र क्या होता है? आधा होता है। इसलिए कर्म हो गया, धर्म हो गया, ठीक है, पर्व हो गया, ठीक है, पर्व हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया, और इत्यादि कई सारी चीजें हो सकते हैं, ठीक है। धर्म हो गया, कर्म हो गया, पर्व हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, पदेन रूप का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा जो र होता है वो पद में रो होता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, भ्रष्ट हो गया, ठीक है, क्रम हो गया, ठीक है, क्रम हो गया, ट्रक हो गया, ट्रक में भी है मेरे भाई, एक ऐसे हो गया, ये ट्र आधा है, ठीक है। भ्रष्ट हो गया, क्रम हो गया, ट्रक हो गया, प्रकाश हो गया। आपको जो ये वाला दिखाई देता है ना, इसको हम लोग कहते हैं पदेन रूप। तो यहाँ पे र के 3 रूप होते हैं, एक सामान्य रूप, एक रेफ रूप, एक पदेन रूप। मेरे भाई जो ये वाला होता है ना, ये आधा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे नोट में लिख देना कि जो रेफ रूप होते हैं, रेफ रूप में र आधा होता है, र आधा होता है, बाकी सभी में र का पूर्ण मान होता है। र का पूर्ण मान मतलब पूरा मान होता है, र का पूर्ण मान होता है, ठीक है। तो अब आप बताना मेरे भाई कि मैंने आपको किस तरीके से आपको समझाया है कि एक भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं। और मेरे भाई मैं आपको वो भी बताया हूं कि कैसा आपको ये क्लास लगा है, कैसा आपको ये पूरी समझ में आई है, स्वर आपको समझ में आया है कि नहीं। मैंने आपको स्वर बताया, स्वर के कितने प्रकार से विभाजन है, और स्वर को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है, ये सब हम आपको बताएं, ठीक है। पूरी क्लास को यदि जिसने भी नोट किया होगा मेरे भाई, यदि आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे, ध्यान रखना इससे ज़्यादा एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। इसके बाद जब मैं आपको व्यंजन शब्द समझाऊंगा ना, जब आपको व्यंजन बताऊंगा, तब आप देखना आपको वो कैसी क्लास लगती है, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है, मैं आपको सभी को ध्यान देते हुए वीडियो बनाया हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको व्यंजन बताऊंगा, और पूरी ईमानदारी से मेरे भाई ध्यान से पूरी क्लास को देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।